बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसके सेकंड चैप्टर का सिक्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, नील बोहर का एटमी मॉडल है। तो आज हम जो इसका हाफ पार्ट हमने पढ़ा था, आज हम जो उसका हाफ रह गया पार्ट वो आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि नील बोहर 1913 में एटमी मॉडल पेश किया, तो नील बोहर ने एटमी मॉडल पेश किया, हाँ, हाइड्रोजन के एटम का मॉडल पेश किया। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा करीब होगा वो उतनी उसका एनर्जी लेवल कम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि इसका पहला शेल होता है के पहला शेल है, तो इसमें सब शेल भी एक होगा, जबकि दूसरा शेल है एल, तो इसमें एन की वैल्यू 2 होती है, तो इस वजह से इसमें जो सब शेल होंगे वो 2 होंगे, एसपी। तीसरा शेल है जी एम, इसमें सब शेल होंगे जी 3, क्योंकि इसमें एन इज इक्वल टू 3 है ना, यानी कि एन की वैल्यू 3 है, तो इसमें 3 सब शेल होंगे, जैसे कि एसपीडी। चौथा शेल है जी यहाँ पर बताया है जी एम, तीसरा शेल है, इसमें 3 सब शेल्स होते हैं एसपीडी, जबकि चौथा शेल है एन, तो इसमें 4 सब शेल होते हैं एसपीडीएफ। तो जदीद नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज के हामिल बादलों की तरह है, और न्यूक्लियस के गिर्द इसके मौजूद होने की सही जगह का सही तौर पर अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इस बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से तकरीबन इतने फासले पर इलेक्ट्रॉनी बादल के पाए जाने के इम्कान कम हैं या ज़्यादा हैं। दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन के बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस से कितने दूर मौजूद हैं। यानी कि वो कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने मनफी चार्ज के मतलब हामिल बादल की तरह उन्होंने बता दी कि वैसे होते हैं, बादल की तरह हैं, और न्यूक्लियस के मतलब एटम जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद हैं, लेकिन किस जगह मौजूद हैं इसका नहीं पता हमें। तो ना ही हम ये बात यकीन से कह सकते कि न्यूक्लियस से वो कितनी दूरी में मौजूद होते हैं। तो नीचे उन्होंने बताया है जी एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। इस बात का पता चलाने के लिए साइंसदानों ने एक फार्मूला निकाला है, जिसे 2n² फार्मूला कहा जाता है। यहाँ n की वैल्यूज़ 1 2 3 हो सकती हैं, और हर वैल्यू में एक महसूस शेल की नुमाइंदगी करता है। शेल को NML के वगैरह का नाम भी दिया गया है, जबकि n की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि शेल पहला है, इसका मतलब है कि शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 2 = 1² यानी कि 2 हो सकती है। दूसरा शेल जबकि L है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 हो सकती है। तीसरा शेल है जी M, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, जबकि चौथा शेल है हाँ एम शेल है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी तरह शेल में इलेक्ट्रॉन दाल होते रहेंगे जब तक इनकी तादाद पूरी नहीं हो जाती। याद है, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ऊपर बताई गई तादाद से कम हो सकती है। पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी समा सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन के बगैर भी हो सकता है। इस सारे पैराग्राफ में ये बात डिफाइन करके हमें बता रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस में जो शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस में जो शेल्स मौजूद होते हैं, तो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके लिए साइंसदानों ने फार्मूला निकाला है। तो इस फार्मूले में हम जो एन की वैल्यूज़ होती हैं वो हम पुट करके ना, यानी कि शेल को हम NM जहाँ पे हम एन की वैल्यूज़ 1 2 3 हो सकते हैं, फिर हम इनके शेल्स को NML वगैरह ML के वगैरह का नाम देते हैं, जहाँ n की वैल्यू 1 होती है, यानी कि के पहला शेल है तो उसमें n की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब होता है कि के शेल पहला है तो इसमें ज़्यादा तादाद इलेक्ट्रॉन की 200 हो सकती है, जबकि दूसरा शेल L है तो उसमें 8 हो सकती है। तीसरा शेल M है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। वो कहते हैं कि याद रहे किसी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी कि किसी शेल में जो यानी कि के शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, यानी कि 2 = 1 2, यानी कि 1 टाइम 1 होता है, 2 = 2 1 टाइम 2। तो कहते हैं कि इस ये जो ऊपर इनकी तादाद बताई है, यानी कि जैसे कि के की जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 2 है, लेकिन ये 2 से कम हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जबकि पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन के बगैर भी हो सकता है। तो कहते हैं कि ये जो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कम हो सकती है, यानी कि जैसा कि ये जो पहले शेल में है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 8 है, दूसरे शेल में ज़्यादा तादाद 18 है, तो ये इससे कम हो सकती है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें मज़ीद समा सकते हैं। जैसे कि इसमें 16 है तो इसमें 2 ऐड किए तो 18 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसी तरह वो कहते हैं कि इससे कम हो सकती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी समा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बगैर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है।
एटम में मौजूद से सब शेल्स sp-df में बात तदरीज 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन्स मार सकते हैं। इस तरह पहले यानी के शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में मौजूद होंगे। दूसरे शेल में पाए समा जाने वाले 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में मौजूद होंगे। तो इन्होंने बताया है कि एटम में जो सब शेल्स होते हैं वो यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में 6 होंगे, 6 होंगे, डी में 10 होंगे और एफ में 14 होंगे। यानी कि के पहला शेल है तो इसमें सब शेल एस है तो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा सब शेल है जी शेल है एल में सब शेल 2 होते हैं एस और पी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में चले जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे पी सब शेल में होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 8। तो आज का हमारा टॉपिक था नील बोहर का, जो इसका हाफ मतलब पार्ट हमारा रह गया था एंड वाला, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको नील बोहर का जो एटमी मॉडल है इसके बारे में जो मैंने आपको डिफाइन करके बताया है कि नील बोहर का एटमी मॉडल किसने पेश किया, कब पेश किया, इसमें कितने शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, इनकी तादाद कितनी होती है, वो एटम से कितनी दूरी पे मौजूद होते हैं, ये नहीं पता कितनी दूरी में मौजूद होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक नील बोहर का एटमी मॉडल था। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको समझाया हो आज आप उसकी समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।